हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम समान अध्ययन के मॉडल सेट स्टार्ट किए हैं। अभी तक हमने आप सभी के लिए मॉडल सेट 1 और 2 अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम मॉडल सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस मॉडल सेट में हमने आपके लिए कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। तो ये दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और 40 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पाता है, आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपने इतने प्रश्नों को सही किया है। बाकी दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि सभी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है टेलीग्राम पर ही अपलोड की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस इम्पोर्टेंट मॉडल सेट को। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन यानी कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों, ये पुस्तक है आपके पास अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है, जो कब लिखी गई थी, 1948 में लिखी गई थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्नेस्ट जो मेके है, इसके द्वारा जो है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षित बेरोजगारों और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि PMRY को किस वर्ष लागू की गई थी। देखिए दोस्तों, जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, आप इतना भरोसा करके चलिए, जितने प्रश्न आपको हम बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस एग्जाम में यानी कि PSPC एग्जाम में आपको पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना देखी जा रही है। तो इसको आप बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सीरियस होकर के देखिए। और यदि आप चाहते हैं इसे नोट्स बनाना तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है PMRY की को सृजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। जो बोधिसत्व है, इसकी अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे बौद्ध लिखा हुआ है, बौद्धिस्ट लिखा हुआ है। इसका सही जवाब क्या होगा, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। जो बोधिसत्व है, इसकी अवधारणा किससे संबंधित है, तो आपके महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, जो मंत्रिपरिषद होता है ना, वो सामूहिक रूप से जो होती है, वो जो किसके प्रति जवाबदेही होती है दोस्तों, तो वो लोकसभा के प्रति जो होती है, वो क्या होते हैं, जवाबदेही होती है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से क्या होती है, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वो ओम बिरला साहब है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और जो राष्ट्रपति जी हैं, वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्वी मानसून वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्राय किस नाम से संदर्भित करते हैं। यानी कि गर्मी के मौसम में जो आपके केरल और कर्नाटक है, यहाँ पे क्या होती है, आम वर्षा होती है, अत्यंत आम वर्षा होती है। इस वर्षा को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे, इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन के अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन एक अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था। देखिए, जब भी महात्मा गांधी का जो प्लान होता था ना, कोई भी जो आंदोलन होता था, वो अहिंसक रूप से होता था। यानी जो कुछ भी करते थे, इसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, वो उनका प्लान था हमेशा। तो इसमें क्या हो रहा है कि 6 अप्रैल 1919 को एक विरोध हो रहा है। इस विरोध का दोस्तों नाम क्या है, दोस्तों आपको ये बतलाना है। यह है रॉलेट एक्ट। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि रॉलेट एक्ट जो विरोध हुआ था, वो कब हुआ था। तो 6 अप्रैल 1919 को, इस डेट को आपको याद रखना होगा। कई बार क्या होता है, डेट सहित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बतलाना होगा 6 अप्रैल 1919 को जो है आपके पास रोलेट एक्ट होती है। दोस्तों, इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जो है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जो पंजाब का अमृतसर है, वहीं पे क्या होता था, जालियांवाला बाग जगह था, वहीं पे जो निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी, इसी के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में। और रोलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए एनबीएफसी दोस्तों क्या है ना यहाँ पे, तो इसके द्वारा कौन सा कार्य नहीं करते हैं हम लोग। देखिए ऋण प्रदान करना इसका काम होता है, निवेश करना इसका काम होता है, शेयरों का अधिग्रहण करना इसका काम होता है, जबकि मांग आधारित जमा स्वीकार करना एनबीएफसी का काम नहीं होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। दोस्तों वो पंजाबी मुसलमान था जो कहाँ पढ़ता था, कैम्ब्रिज में पढ़ता था, जिसने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। उस पाकिस्तान शब्द को गढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, उस छात्र का नाम क्या था दोस्तों, तो आपको याद रखना होगा उस छात्र का नाम था चौधरी रहमत अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विनय और सूत्र पिटक में से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। आपको हम अपने प्रैक्टिस सेट में बता रखे हैं कि विनय पिटक और सूत्र पिटक जो है ना, ये किसकी जो शिक्षाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो विनय पिटक और सूत्र पिटक में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये जो है आपके गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया था। देखिए मिनी संविधान संशोधन जो है दोस्तों, ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ना सरदार सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर जो है सिफारिश पर लागू की गई थी। इसे हम लोग मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, जॉन मेनार्ड कीनस जो है ये क्या है आपके जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ की मंजूरी कब प्रदान की थी। तो राष्ट्रीय किसान नीति जो मंजूरी है वो कब प्रदान की गई थी आपको बताना है दोस्तों। ये 2007 ईस्वी में एनपीएफ यानी कि राष्ट्रीय किसान नीति की को मंजूरी प्रदान की गई थी। पीएसडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो जो पीएसडी होता है ये किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन होता है आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्या होता है, एडोब फोटोशॉप जो होती है उसका क्या होता है आपके पास एक एक्सटेंशन होता है। अंगूर की खेती यानी विटिकल्चर इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है। देखिए अंगूर की जो खेती करते हैं ना इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेटिकल्चर के नाम से जानते हैं। वेटिकल्चर इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता होती है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है। देखिए इंद्रधनुष जो 2.0 योजना है ना ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्जीवन से यहाँ पे संबंधित हो जाएंगे। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था। तो दोस्तों आपको पता है जो दिल्ली सल्तनत है ना मध्यकालीन भारत में सबसे बड़ा विस्तार जो किया गया था वो किसके शासनकाल में किया गया था। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक जो है इसको विस्तार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सो ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है। देखिए गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ पे स्थित है, श्रवण बेलगोला में स्थित है। और श्रवण बेलगोला कहाँ पे दोस्तों, ये आपके कर्नाटक में देखने को मिलती है। ठीक है, तो कर्नाटक में यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति जो है किस सामग्री से बनी है। तो दोस्तों ये जो है आपके पास ग्रेनाइट से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षक के रूप में उल्लेखित किया था। तो इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष को विभिन्न विभागों के अध्यक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। तो दोस्तों वो कौन था, कौटिल्य ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। देखिए खरीफ की फसल कौन सी नहीं होगी यहाँ पे, आपको हम बताए थे। देखिए बाजरा जो है ना ये खरीफ की फसल है, धान भी आपकी खरीफ की फसल है और ज्वार भी आपका क्या है तो खरीफ की फसल है। जबकि गेहूं जो है आपके पास ये क्या है दोस्तों, ये आपके रबी की फसल है। ठीक है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जो है गेहूं, यही आपका अंतर हो जाएगा। क्योंकि आपको पूछ रहा है कि कौन सा खरीफ फसल नहीं है, क्योंकि गरीब जो गेहूं है ना वो रबी फसल है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये जब प्रस्ताव हम करवा रहे हैं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मिस नहीं करना है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग फिर से। फतेहपुर सीकरी स्थल स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात में अपनी विजय के प्रतीक के रूप में कब बनवाया गया था? देखिए प्रश्न में कितना प्रश्न छुटा छुपा हुआ है। सबसे प्रश्न आपसे पहले प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो पहला प्रश्न क्या होगा, बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया गया था? तो अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है ना बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ करवाया गया था? फतेहपुर सीकरी में किया गया था। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि इसका निर्माण जो करवाया गया था फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा, वो कब करवाया गया था दोस्तों? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 1556 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण जो है वो किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो 1656 ईस्वी में जो है इसका निर्माण पूरा हुआ था। देखिए 1556 ईस्वी में क्या बना था, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बना था। और 1656 ईस्वी में यानी कि 100 साल बाद जो है यहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण जो है किया गया था। ये जामा मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां के द्वारा जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। भारत देश का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो देखिए भारत देश जो है यहाँ पे मान लीजिए भारत है, एक हम रफली बनाते हैं आइडिया। ये क्या होगा आपके पास, उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होगा, दक्षिणी एरिया होगा। ये क्या होगा, पूर्वी एरिया होगा। ये क्या होगा, पश्चिमी एरिया होगा, होगा ना। तो देखिए, तो ये हो गया कौन सा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है। अब क्या है कि उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों, यहाँ ये जो उत्तरी बिंदु है हमारे पास वो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, आपको ये बताना है। देखिए इसमें क्या होगा, इंदिरा कोल जो है ना, इंदिरा कोल, ये इंदिरा कोल यहाँ पे है। इंदिरा कोल ये क्या है दोस्तों, आपके उत्तरी बिंदु है यहाँ पे इंदिरा कोल वाला। और जबकि दोस्तों दक्षिणी बिंदु की बात करें, इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। पिगमिलियन पॉइंट भी इसे नाम से जानते हैं हम लोग। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये जो है ना रामचंद्र गुहा के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। कौन सी, इंडिया आफ्टर गांधी। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों ये अधिनियम जो है आपके पास 1856 में पारित किया गया था। कौन सा, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून जो है वो कौन सा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में ये पारित हुआ था। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था? तो 1875 में हम किसकी बात कर रहे हैं, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो बाद में इसका नाम क्या हुआ, चेंज होकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बन गया था। तो इसका निर्माण स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना दोस्तों क्या था आपके पास, सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है? तो ये आपके किसका प्रश्न है, कंप्यूटर का सवाल है दोस्तों। इसमें क्या होगा, आंसर सी, यानी कि 3 जो है डिफॉल्ट रूप से इसमें सीट्स शामिल होती है। केसरिया के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों जो केसरिया का स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा जो है आपके केसरिया के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? आपको पता है दोस्तों, जो भारतीय संविधान में संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 368 है ना, इसी के तहत भारत में क्या होती है, संशोधन होती है भारत के संविधान में। तो पहला संशोधन हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? तो ये आपके 1951 ईस्वी में पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों आप सभी को पता है एमएसपी क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है, एमएसपी को क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए आरटीआई अधिनियम जो है ना, आरटीआई अधिनियम वो कब पारित किया गया था, जो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? देखिए भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम जो पारित, राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिनियम है, एक्ट है, ये कब पारित हुआ था दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मई 2005 को पारित हुआ था और राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली थी वो जून 2005 को मिली थी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो सी हमारे पास है, मई 2005 में इसको मतलब कि पारित हुई थी। ठीक है, और जो मंजूरी मिली थी राष्ट्रपति की वो कब मिली थी, जून 2005 को इसकी मंजूरी दे दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम जो होता है ये त्र्यंबक की पहाड़ी से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के
गलत युग्म की पहचान कीजिए। यानी आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 ऑप्शन सही होंगे, 1 गलत होगा। आपको चूज़ करना है जो गलत है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका जो मतलब कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हुआ था 1983 में हुआ था क्या? तो दोस्तों ये बातें बिल्कुल सही दे रखी है। ये जो है आगरा का किला 1983 में शामिल हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल किला दिल्ली में स्थित है, इसको 2007 में इसको शामिल किया गया था। तो हाँ, इसको भी 2007 में दोस्तों इसमें शामिल किया गया था। आगे है सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, इसको 1988 में शामिल किया गया था। नहीं दोस्तों, इसको शामिल नहीं किया गया था। और फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश में, इसको 1986 में शामिल किया गया था। ये बातें बिल्कुल सही दे रखी हैं। तो दोस्तों कौन सी बातें यहाँ पे गलत दे रखी हैं? ऑप्शन नंबर सी में जो बातें हैं वो गलत दे रखी हैं, बाकी अन्य बातें यहाँ पे सही दे रखी हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों आपको हम कल बताए थे, कल के प्रैक्टिस सेट में यानी मॉडल सेट नंबर 2 में आपको सुंदरबन के बारे में बतलाए थे। यदि आप हमारे वीडियो को डेली फॉलो करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल में स्थित जो सुंदरबन है किसका उदाहरण है? तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये मैंग्रोव वन का उदाहरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कौन नहीं जानता, हीराकुंड बांध जो है आपके पास तो महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, जो असंगठित क्षेत्र है आपके पास, खेती जो है आपके असंगठित क्षेत्र का यहाँ पे उदाहरण एग्जाम्पल हो जाएंगे। अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है, जो दो धर्म के बीच विवाद का केंद्र है? देखिए, अल अक्सा मस्जिद की हम बात करें अगर, तो ये कहाँ पर अवस्थित है और जो दो धर्म के बीच जो है विवाद का केंद्र है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये यरूशलेम में स्थित है। अल अक्सा मस्जिद जो दो धर्म के बीच में विवाद का मतलब कि केंद्र है। और अगला प्रश्न है आपके पास कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची है दोस्तों, ये भाषा संबंधित है और इसमें कुल टोटल जो है 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, और दोस्तों संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। और 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं तो आपके पास? तो 22 भाषाएं हैं। दोस्तों इंग्लिश जो है इसमें संविधान की भाषा में इसका वर्णन नहीं किया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों, इसका जो मुख्य ध्यान था वो किस पे था? तो ये है कृषि क्षेत्र पर था। यानी कि जो कृषि क्षेत्र है इसी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56 के बीच में, इसी में दोस्तों क्या था आपके पास? तो इसकी मुख्य ध्यान इसी पे था। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक डैश है। दोस्तों राष्ट्रमंडल क्या है, इसका आंसर हम जानेंगे कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यदि आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।